ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को @SMB इंडिया पे और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर चुके हैं निफ्टी की 50। नए व्यूअर्स जो जुड़ रहे हैं उन्हें बता दें कि निफ्टी की 50 में हम निफ्टी के आज का ट्रेंड, आने वाले दिन का ट्रेंड, FII/DIs के डेटाज, ऑप्शन चेन एनालिसिस और निफ्टी के पूरे 50 स्टॉक्स के एनालिसिस करते हैं 20 से 25 मिनट के अंदर में। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज है 6 सितंबर का दिन और हम बात करेंगे 4 सितंबर की। और फ्राइडे को जो क्लोजिंग हुई 11,333 के ऊपर में ओपन हुआ था 11,354 पे, तो क्लोजिंग जो है वो ओपन के नीचे ही होते दिखाई दिए। लो बनाया 11,303 का, तो लगभग लो के आसपास ही क्लोजिंग हमने देखी है। और यहाँ पे अगर देखें तो क्लियरली एक इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ बनते हुए नजर आ रहा है, या फिर आप इसे एक ग्रेवस्टोन डोजी भी कह सकते हैं। लेकिन ग्रेवस्टोन डोजी इस तरीके की होती है, लेकिन ये कम्प्लीटली इन्वर्टेड हैमर ही बना हुआ है, क्योंकि जिस हिसाब से क्लोजिंग होते हुए दिखाई दे रही है कम्प्लीटली इन्वर्टेड हैमर आपको बनते हुए नजर आ रहा है। वहीं इसने हाई बनाया 11,452 का, तो काफी अच्छी रिकवरी निफ्टी ने दिखाई शुरुआत के बाद में, और क्लोजिंग लेकिन इसने दी है लोअर ही और लगभग 1.68% के साथ 200 पॉइंट के लगभग गिरावट के साथ में बंद हुआ। अगर यहाँ पे हम सपोर्ट की बात करें तो 11,320 जैसा हमने डिस्कस किया था, तो 11,320 के आसपास आपको सपोर्ट क्लियरली मिलते हुए नजर आ रहा है। और वहीं पे हमने जैसे ये ड्रॉ किया था, कोई भी लाइन मैंने चेंज नहीं की है। और इसके अगर हम 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज की बात करें तो 11,402 के आसपास है, तो ये यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट देखने मिल रही है। और वहाँ पे इमीडिएट अगर सपोर्ट की बात करें सिंपल मूविंग एवरेज की, तो 11,096 के पास, माने 11,100 के आसपास आपको मिलते हुए नजर आ रही है। बट ऑलरेडी सिंस हमने यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करी है जो क्लियरली सिग्नल दे रही है कि इसने एक सपोर्ट लिया है इस जगह पे, और हमने डिस्कस भी किया था टेलीग्राम चैनल पे कि 11,320 के नीचे क्लोजिंग अगर नहीं होती है तो एक चांस बना हुआ रहेगा एक बाउंस बैक का। और आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो जोन है 11,320 का, ये एक बहुत ही मेजर जोन रहा है। इसी के आसपास इसने काफी स्ट्रगल किया है। इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की, फेल हुआ, फिर वापस इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, कंसोलिडेट किया, और फिर वापस अपसाइड इसने जाने की कोशिश की, लेकिन फिर ऊपर में वापस एक 11,800 का जो रेजिस्टेंस जोन था वहां से शार्प सेल ऑफ देखने के लिए मिला है। और अभी ये करंटली यहीं ट्रेड कर रहा है, और हमने कई वीडियो में डिस्कस भी किया है 11,300 से लेकर 11,800 एक कंसोलिडेशन जोन भी हो सकता है। तो कल अगर ये ऊपर जाता है तो डेफिनेटली आप मान सकते हैं कि ये जो कंसोलिडेशन जोन है इसी के अंदर में मार्केट रहता हुआ नजर आएगा और ज्यादा गिरावट आपको देखने नहीं मिलेगी। लेकिन कल अगर सपोज कीजिए कल अगर लोअर ओपन होता है तो कहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, तो क्लियरली 11,100 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, वहां पे सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। हालांकि यहाँ से अगर देखें तो काफी ज्यादा नीचे है, तो आपको और ज्यादा गिरावट देखने के लिए मिलेगी। बट मेरा मानना है कि कल आपको कहीं ना कहीं यहीं पे आपको ट्रेड देखने मिलेगा, बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं कर सकते। हालांकि यूएस मार्केट की अगर लास्ट डे की बात करें तो अच्छी खासी गिरावट वहां पे हमने फिर से देखी है। बट मेरा मानना है कि यहाँ पे जो न्यूज है, जो इश्यूज रिजॉल्व हुए हैं, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। और एक बार मार्केट ठहरेगा, उस न्यूज के इम्पैक्ट को एनालाइज करेगा और उसके बाद में ही अपना अपसाइड या डाउनसाइड जो भी उसका रुझान रहेगा वहां जाता हुआ दिखाई देगा। तो कल की ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कल की ओपनिंग अगर ऊपर की तरफ होती है तो आप मान के चल सकते हैं कि कल मार्केट ऊपर रहेगी, लेकिन कल अगर फिर से गैप डाउन ओपनिंग होती है तो मार्केट नीचे की तरफ ही रहते हुए नजर आएगी। और 11,100 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इमीडिएट सपोर्ट है। और थोड़ा बहुत माइनर सपोर्ट 11,250 के आसपास भी आपको मिल सकता है, इसलिए एक साइडवेज ट्रेंड रह सकता है। बहुत ज्यादा इमीडिएट गिरावट भी हो सकता है कि आपको देखने ना मिले। अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो 11,250 जो है ये एक इमीडिएटली एक बहुत अच्छा सपोर्ट बन सकता है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गिरावट भी ऐसा आपको देखने मिले ऐसी जरूरत नहीं है, तो एक छोटी रेंज के अंदर भी ट्रेड हो सकता है। तो कल मुझे लगता है कि बाइंग और सेलिंग दोनों की अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेलिंग करके चलना है। बट जो मेरा भी करंट व्यू है अभी भी बुलिश है। अभी भी मुझे लगता है कि चार्ट का जो पैटर्न है वो डिस्टॉर्टेड नहीं हुआ है, अभी भी जो अप ट्रेंड है वो बिल्कुल इंटैक्ट है। हालांकि हमारी ट्रेंड लाइन को इसने जरूर ब्रेक किया है, बट मेरा मानना है कि सपोर्ट लेवल के आसपास आ गया तो एक जो रेंज जैसे होती है एक रेंज के अंदर भी ट्रेड हो सकता है। इसलिए कल सेल करके ना चले, कल बिल्कुल मार्केट को वेट एंड वॉच करें, मार्केट का ट्रेंड क्या है वो समझे, और बाकी हम टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे कि मार्केट का ट्रेंड कैसा चल रहा है। जिस तरीके से मैं आपको ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट, हर तरीके की इन्फॉर्मेशन, हर तरीके का मार्केट का ट्रेंड टेलीग्राम चैनल पे बताता हूँ, वैसे ही मैं आपको इस पे भी अपडेट करूंगा। और अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, आप नए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ओवरऑल सिनेरियो की। तो ओवरऑल सिनेरियो अभी भी पूरा बुलिश है, कहीं मुझे बेरिशनेस अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है और कोई बेरिश ट्रेंड दिखाई नहीं दे रहा है। बेरिश ट्रेंड मुझे लगता है कि कल की क्लोजिंग कहाँ होती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और
100 का लेवल जो है वही डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। अगर ये ब्रीच करता है तभी मैं मानूंगा कि एक इसके नीचे बेरिशनेस आती हुई नजर आएगी और इसके बाद ही मार्केट नीचे और जाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे एक रेंज दिखाई दे रही है। तो कल मार्केट किस तरीके से रहता है बहुत क्रूशियल है आगे के फैक्टर्स को डिसाइड करने के लिए। कल मार्केट अगर ऊपर रहती है तो आप मान के चलिए कि एक जो 11,300 से लेकर 11,800 की हम बात कर रहे थे, इसी के रेंज में आपको मार्केट दिखाई देगी। इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा और इससे ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाता हुआ नजर आएगा। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की अगर बात करें तो मैक्सिमम नई जो कॉल राइटिंग है वो आपको 11,500 के आसपास आपको देखने के लिए मिल रही है और 11,400 के ऊपर में भी आपको अच्छी खासी दिख रही है। बाद में ऊपर के लेवल्स पे भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखने मिल रही है, जो जाहिर सी बात है। और वहीं 11,000 के ऊपर में नई पुट राइटिंग दिखाई दे रही है। 11,100 11,300 के ऊपर बात करें तो बहुत ज़्यादा मेजर पुट राइटिंग नहीं है, बट नीचे के लेवल्स पे पुट राइटिंग दिखाई दे रही है। तो एक सपोर्ट कहीं ना कहीं बना हुआ है, वो डेफिनेट है। लेकिन जिस हिसाब की कॉल राइटिंग देखने मिल रही है तो ऊपर में रेजिस्टेंस बहुत हाई हो चुका है, ये एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो हमारी जो क्लोजिंग है वो 11,333 की है और 11,300 पे देखें तो यहाँ पे पुट राइटिंग दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं इमीडिएटली सपोर्ट अवेलेबल है और वहीं पे 11,400 पे कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है, तो इसलिए इमीडिएटली रेजिस्टेंस भी है। तो बहुत ज़्यादा आपको अपसाइड देखने नहीं मिलेगी और ये क्लियरली एक पैटर्न शो कर रहा है। हालांकि ये जो ओपन इंटरेस्ट है ये डे बाय डे कंटिन्यूसली चेंज हो जाते हैं। कोई भी अच्छी न्यूज़ आएगी तो एकदम यहाँ एकदम से ऊपर से अपसाइड जाते हुए दिखाई देगी और फिर पुट वापस से भारी हो जाएगी। इसलिए इंट्राडे में इनकी क्या पोजीशन होती है ये देखना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिलहाल की अगर बात करें तो इमीडिएटली कल की ओपनिंग जो है बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं होगी, ये तो क्लियरली यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। अगर क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट 12,500 पे, जो मुझे अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि इतनी दूर पे कॉल की सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट क्यों है, जबकि मार्केट 11,333 पे चल रहा है और वहीं 12,000 पे भी सबसे ज़्यादा ओआई दिखाई दे रही है। तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि इतनी दूर पे क्यों कॉल राइटिंग हो रही है। ठीक है, वहीं पे आगे चलते हैं। तो अगर इमीडिएटली बात करें तो इमीडिएटली बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस अवेलेबल है और इमीडिएटली सपोर्ट थोड़ा कम होते हुए दिखाई दे रहा है, इसलिए मार्केट नीचे स्लिप होता हुआ भी यहाँ पे नजर आ रहा है कि मार्केट 11,100 की तरफ भी स्लिप हो सकता है। लेकिन कोई भी अगर मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखाई दे या साइडवेज होता हुआ दिखाई देगा तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो पुट्स है, पुट की राइटिंग्स है वो बढ़ते हुए नजर आएगी। और सिंस वीकेंड था तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने रिस्क नहीं लिया कि कोई नेगेटिव न्यूज आएगी, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और मैं आपको ये क्लियरली बता दूं कि यहाँ पे जो डेटा दिख रहा है ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मार्केट नीचे गिरने के संकेत दे रहा है या मार्केट गिर सकता है। क्योंकि वीकेंड था इसलिए इन्होंने बिल्कुल रिस्क नहीं लिया है, ये भी हो सकता है। और कल ये इमीडिएटली मार्केट खुलते ही फिर से अपनी नई पोजीशन बनाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए कल मार्केट नीचे जाएगा, इसकी सर्टेनिटी सिर्फ पुट राइटिंग या जो टोटल ऑलरेडी जो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ उससे अब अभी नहीं लगा सकते। कल मार्केट कहाँ खुलेगा जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मार्केट अपसाइड खुलता है तो डेफिनेटली आपको एक अपसाइड देखने मिलेगा और नीचे में पुट राइटिंग कंप्लीटली बढ़ते हुए दिखाई देगी और कहीं ना कहीं एक साइडवेज जो रेंज है वो आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो जो मुझे लगता है 11,400 से लेकर आपको 11,300 के बीच में देखने मिलेगी। एक छोटी रेंज में ही ट्रेड आपको देखने के लिए मिल सकता है। FII की अगर कैश मार्केट की बात करें तो FIIs का आप क्लियरली देख सकते हैं कि इन्होंने 1888 करोड़ का सेल किया है और DIIs ने भी सेल किया है 456 करोड़ का। तो अभी गिरावट पे DIIs नहीं खरीद रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ये गिरावट में भी क्यों नहीं खरीद रहे। क्या इनका इरादा ये है कि और नीचे जाएगा तब खरीदेंगे। और FIIs ने जितना खरीदा नहीं है उससे ज़्यादा इन्होंने सेल कर दिया है मार्केट सितंबर में खुलते ही। अगर 1800 की बात करें तो ये बाइंग कर रहे थे, कब बाइंग कर रहे 100 करोड़ 200 करोड़ 150 करोड़ इस तरीके से पूरे महीने बाय करते हुए आए और जब इन्होंने सेल करना शुरू किया है तो 1888 करोड़ का इन्होंने सेल किया है, जो कि क्लियरली शो कर रहा है कि इन्होंने बेवकूफ बनाने की कोशिश जरूर करी है। अगर हम यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन डेटा की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर्स में फिर से इन्होंने शॉर्ट क्रिएट किया है, नेक्स्ट फ्यूचर में शॉर्ट क्रिएट किया है, जो कि क्लियरली नेगेटिव दिखा रहा है कि मार्केट नीचे जाता हुआ आपको और दिखाई देगा। इंडेक्स ऑप्शंस में इन्होंने 2575 का बाय किया है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी पोजीशंस को हेज किया है यहाँ पे सेल करने के बाद में। और स्टॉक ऑप्शंस में बहुत ही हल्की फुल्की सेलिंग करी है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शंस में आपको डेटा नहीं मिल रहा है, लेकिन स्टॉक ऑप्शंस में डेटा नहीं मिल रहा है। वहीं स्टॉक फ्यूचर्स की जो पोजीशन है उसको इन्होंने इंडेक्स ऑप्शंस के थ्रू हेज किया है। नेट में 574 करोड़ की इन्होंने बाइंग करी है। जो मेन इन्होंने ऑप्शंस में बाइंग करी है, लेकिन जो स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा है ये क्लियरली नेगेटिव सेंटीमेंट दिखा रहा है कि यहाँ पे नेगेटिव बायस जो है वो बना हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा आपको अपसाइड देखने नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं साइडवेज पैटर्न देखने मिल सकता है। बाकी कल की ओपनिंग के ऊपर में आगे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जो है मार्केट का वो देखने के लिए मिलेगा।
अब बात करते हैं निफ्टी के सारे स्टॉक्स की, एक एक करके डिस्कस करेंगे अल्फाबेटिक वे में। और ऑलरेडी मैंने स्टॉक्स के अंदर में से सारी लॉन्ग पोजीशंस काटने के लिए बोल दी थी, सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर किया मार्केट के बारे में, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट हुआ होगा। बट फिर भी अगर आपको बेनिफिट नहीं हुआ है तो मेरा मानना है आप ठीक से फॉलो नहीं कर रहे मेरे चैनल को, तो टेलीग्राम चैनल को कंप्लीटली फॉलो करें, एज इट इज़ फॉलो करें, उसके अंदर कोई किंतु परंतु ना रखें, तभी आपको एक वहाँ से बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा। खैर चलते हैं, बात करते हैं स्टॉक्स के बारे में। अदानी पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन लास्ट 3 कैंडल का बनता हुआ नजर आ रहा है, क्लियरली बेयरिश बनते हुए नजर आ रहा है और आपको और गिरावट देखने के लिए मिलेगी। हालांकि 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए ये स्टॉक यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा सा होल्ड कर रहा है, लेकिन अगर यहाँ से गिरता है तो नीचे बिल्कुल आ सकता है। लेकिन बिल्कुल नीचे के, एग्जैक्ट नीचे की अगर बात करूं तो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज का सपोर्ट इसे मिलते हुए नजर आएगा, इसलिए बहुत ज्यादा इमीडिएटली गिरावट भी आती है तो 335 तक के टारगेट रहेंगे। तो सेल करने के लिए अगर आप चाहते हैं सेल करना है ऑन द बेसिस ऑफ कैंडल तो आप क्लियरली सेल करें, लेकिन 335 के आसपास या 338 के आसपास रहकर आप निकल जाए तो सेल यहाँ पे रह सकता है, 338 का टारगेट रहेगा। बट मेरा मानना है कि अभी अदानी ग्रुप के कोई भी स्टॉक के अंदर में सेल ना करें, क्योंकि एक न्यूज आपको स्टॉक बहुत ऊपर ले जा सकती है, इसलिए बिल्कुल यहाँ पे स्टॉप लॉस एक बार ट्रिगर हो जाएगा। फिर भी अगर आपका सेलिंग का मूड है, आप कॉन्फिडेंट है, आपकी एनालिसिस कहती है कि यहाँ सेल बनता है, 338 के टारगेट के साथ में आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस इसका रहेगा अराउंड 360 का, 360 का स्टॉप लॉस रखे, सेल कर दें करंट लेवल्स पे, और 338 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस एकदम मेंटेन करके चले, बट मेरा मानना है कि अभी अदानी ग्रुप में बहुत सोच समझ के ही सेल करें। एशियन पेंट्स के अंदर देखें तो यहाँ पे एक ग्रेवस्टोन डोजी बनते हुए नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक साइडवेज मूवमेंट जो चल रहा है वो यहाँ नजर आ रहा है, तो थोड़ी सी गिरावट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर से 1900 के आसपास आपको सपोर्ट मिल जाएगा। बट यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके जो लोज बन रहे हैं कंटिन्यूसली अपसाइड में बन रहे हैं, तो इसका जो बायस है वो कंप्लीटली अपसाइड में ही दिख रहा है। हालांकि 2000 का लेवल भी नहीं तोड़ रहा है, इसलिए मेरा मानना है कि इसे अवॉइड कर दें, कोई इसमें पोजीशन ना लें, ना बाय ना सेल। अगर करना है तो कल की पोजीशन क्या रहती है वो देखने और समझने की बात रहेगी। अगर 1950 के ऊपर टिका रहता है तो बाय करके ही चले, 1950 के नीचे आए तो 1900 तक के टारगेट के लिए सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज मौजूद है 1900 के आसपास, तो कहीं ना कहीं यही सपोर्ट इसे मिल जाएगा। इसलिए इस सपोर्ट के ऊपर में आप बाय भी कर सकते हैं अगर नीचे आता है तो, बट मेरा मानना है कि 1950 के ऊपर अगर ये टिका रहता है तभी बाय करें, और 2000 ब्रेकआउट होता है तो और ऊपर के लेवल्स मिलेंगे। तो फिलहाल मेरा इसमें नो ट्रेड जोन है, अभी ये 1950 से लेकर 2000 के बीच में कोई बहुत ज्यादा मेजर ट्रेड नहीं बन रहा है। फिर भी अगर ये 1950 के ऊपर टिका रहता है तो आप बाय कर सकते हैं विद ए स्टॉप लॉस ऑफ 1900, और टारगेट 2000 पार करेगा तो 2200 तक के मिल सकते हैं। बजाज फिनसर्व की अगर बात करें तो साइडवेज मूवमेंट चल रहा है कंटिन्यूअसली, इसके अंदर में कोई बहुत टाइम से इसमें मोमेंटम नहीं बना है, और जिस तरीके का पैटर्न दिख रहा है ये अभी भी साइडवेज ही लग रहा है। फिलहाल कोई मेजर ब्रेकडाउन का संकेत नहीं है, 6000 के बाद में हो सकता है कि आपको ब्रेकडाउन देखने के लिए मिले। हालांकि अगर इसके मूविंग एवरेजेस की बात करें तो कंटिन्यूअसली ये मूविंग एवरेजेस के आसपास ही ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है, और अभी अगर करंट पोजीशन बात करें 20 डे और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ही क्लोज होते हुए नजर आ रहा है। ग्रेवस्टोन डोजी इसने बनाई है, तो कहीं ना कहीं आपको डाउन साइड देखने मिल सकती है, लेकिन मेरा मानना है सिर्फ 6000 के नीचे फिसलेगा तभी आप सेल करें, तब आपको और ज्यादा नीचे के लेवल देखने मिल सकते हैं, बट करंट लेवल्स पे सेल ना करें। बजाज ऑटो की बात करें तो यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड अभी एकदम कंप्लीटली देखें तो बेयरिश हो चुका है, यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा मुझे उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। फिर भी ये अपनी 2800 के आसपास की पोजीशन को होल्ड कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मौजूद है, इसके आसपास इसने काफ़ी कंसोलिडेट किया है, तो इस जोन के आसपास इसे सपोर्ट मिल सकता है। एक डोजी बनाई है गिरावट के अंदर में, एक यहाँ डोजी बनाई है जो कि इंडिसाइसिवनेस क्लियरली शो कर रही है कि ये क्या ऊपर जाएगा या नीचे। तो मेरा मानना है अभी इसे अवॉइड करें, कोई इसमें बाय या सेल ना करें, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ एक रिवर्सल आपको देखने मिले, और यहाँ पे अगर देखें तो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसी के आसपास इसने सपोर्ट लिया, तो एक रिवर्सल आपको देखने मिल सकता है। तो रिवर्सल पे बाय करके चले 3000 का टारगेट, और अगर ये 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज ब्रेक करता तो 2600 तक का टारगेट। तो कल कहाँ पे ये जाता है, कल की क्लोजिंग बहुत डिसाइसिव रहेगी, उसके हिसाब से ही इसमें ट्रेड करें। बजाज फाइनेंस के अंदर में भी इसी एरिया में साइडवेज जोन चल रहा है, ब्रेकआउट जिस लेवल पे हुआ था 3500 के आसपास, उसी के आसपास आपको देखने मिल रहा है। बहुत ज़्यादा अपसाइड या डाउनसाइड नहीं दिखाई दे रही है। कल अगर वापस इमीडिएटली ऊपर जाता है तो इसमें बाय बन सकता है, 4000 का जो हमारा टारगेट है वो आ सकता है, और 3500 का स्टॉप लॉस है। भारतीय एयरटेल के अंदर में मेरा व्यू बिल्कुल बेयरिश था, यहाँ पे अगर देखें तो मेरा स्टॉप लॉस भी यहाँ पे इसने ट्रिगर करवाया, और इसके बाद में फिर से ये स्टॉक नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे
क्लियरली जैसा मैंने डिस्कस किया कि यहाँ पे एक जिस तरह से राउंडिंग टॉप बॉटम होता है वैसे राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन भी यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही अगर आप कप एंड हैंडल भी अगर बात कर ले तो कप एंड हैंडल भी आपको देखने के लिए शायद मिल जाएगा। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे बेरिशनेस बिल्कुल बनी हुई है, इसलिए इस स्टॉक के अंदर मेरे को बाय करके बिल्कुल बाय की कन्विक्शन बिल्कुल नहीं आ रही है, इसलिए बाय करके नहीं चलना है। अगर सेल ना करना चाहते हैं तो वो ना करें, बट बाय बिल्कुल ना। बीपीसीएल के अंदर में साइडवेज है, 405 का स्टॉप लॉस था, हिट हो चुका है, बट फिर भी बहुत ज्यादा गिरावट नहीं, क्योंकि मैंने कहा 400 के आसपास इसमें बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो इसके अंदर में अभी क्योंकि मार्केट अगर ओवरऑल देखें तो मार्केट बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है और वॉलेटिलिटी आपको देखने मिलेगी, तो बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक आपको रह के काम करना होगा और मार्केट का ट्रेंड आपको फॉलो करना होगा। छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ में छोटे टारगेट्स भी रखने होंगे, और मैं काफी सारे वीडियो में कंटिन्यूसली कहते आ रहा हूँ पास्ट 4-5 दिन के वीडियोज में कि आपके जितना आप ऊपर जाते जाएंगे आपके स्टॉप लॉस और जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उतना कम होता जाएगा, इसलिए आपको टारगेट छोटे रखने होंगे और स्टॉप लॉसेस भी छोटे रखने होंगे, अदरवाइज वॉलेटिलिटी में आप टिक नहीं पाएंगे। इसलिए स्टॉक सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिलहाल के अगर लेवल्स पे बात करें तो साइडवेज है, कोई बाय या सेल का यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रिगर फिलहाल नहीं बन रहा है, इसलिए अभी मेरी राय रहेगी थोड़ा सा अवॉइड करें। हालांकि यहाँ गिरावट नहीं है, कल अगर रिवर्सल होता है तो एक बाय कर सकते हैं, फिर से छोटा टारगेट रहेगा 420 का और स्मॉल स्टॉप लॉस रहेगा 395 का। ब्रिटानिया की बात करें तो यहाँ पे 3800 के बाद में मैंने कहा था कि इसमें सेल करके चल सकते हैं, बट फिर भी मैं एफएमसीजी स्टॉक में ज़्यादा सेल करने की राय मेरी नहीं रहती है। 3600 तक का टारगेट है, अभी भी जिस तरह के पैटर्न बने हैं 3600 आता हुआ आपको देखने मिल सकता है। सिप्ला की बात करें तो 724.6, अगर यहाँ पे देखें तो एक इन्वर्टेड कप आपको देखने मिल रहा है, तो गिरावट और गहरा सकती है, लेकिन सपोर्ट आपको डेफिनेटली मिलते हुए नजर आएगा अराउंड 690 या 700 के आसपास, तो वहां पे एक बार बाय बन सकता है, इसलिए 690-700 के आसपास इसे बाय कर ले, अदरवाइज अवॉइड करें। कोल इंडिया के अंदर में कंटिन्यूसली साइडवेज मूवमेंट है, कोई बहुत ज़्यादा आपको इसमें अपसाइड डाउनसाइड देखने नहीं मिल रही है। 132.45 के आसपास आ गया, तो 130 के आसपास हमने रिवर्सल एक एक्सपेक्ट किया था, उसी रेंज के अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि अगर हम इसके मूविंग एवरेजेस पे देखें तो एकदम एक ही जगह पड़े पे आके इकट्ठा हो गए हैं, तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों बनते हुए नजर आ रहा है, तो आपको एक साइडवेज मूवमेंट ही नजर आता हुआ दिखाई देगा, कोई बहुत ज्यादा मेजर मूवमेंट दिखाई नहीं देगा। डॉक्टर रेड्डीज की बात करें तो यहाँ पे कंटिन्यूसली अपसाइड डाउनसाइड हमको देखने मिल रही है। जब भी ये स्टॉक ऊपर की तरफ निकलता है इसके अंदर में अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर आ जाती है, और जितनी बार ये ऊपर जाता है उतनी बार ऐसा हो रहा है, इसलिए इसके अंदर में मुझे लगता है कि अपसाइड में बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस है और इसे कोई ना कोई जो क्यू है उसकी ज़रूरत है, कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ की ज़रूरत है, इसलिए स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा है। तो फिलहाल मेरा ऐसा मानना है कि अभी करंटली सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, इसलिए सेल करके ना चलें, बट अभी बाय थोड़ा सा अवॉइड करें। आइशर मोटर के अंदर में कंटिन्यूसली देखें तो एक जोन में ही ट्रेड कर रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा बाय सेल का यहाँ पे कोई राय नहीं है, अभी अवॉइड करें। गेल के अंदर में 98 के आसपास ये ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है, और यहाँ पे जिस तरह का पैटर्न बन रहा है फिर से एक अपसाइड दिखाई दे रही है मुझे, लेकिन सिंस ये स्टॉक में मैंने कहा कि जो मूविंग एवरेजेस है इन सारे स्टॉक्स के ये कहीं ना कहीं एक जगह इकट्ठा हो जा रहे हैं, तो एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों का काम कर रहे हैं और इसीलिए ये मूव करने नहीं दे रहे स्टॉक्स को। तो अभी यहाँ करंटली देखें तो 100 डे सपोर्ट लेके खड़ा हुआ है, वहीं ये 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के बीच में फंस चुका है, लेकिन इसका जो 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज है वो भी आसपास है, तो कहीं ना कहीं ऊपर में रेजिस्टेंस बिल्कुल शार्प बना हुआ है। बट जैसा मेरा रुझान है कि गेल एक ऐसा स्टॉक है जिसमें मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कन्विक्शन है कि ये ज़्यादा गिरावट नहीं दिखाएगा, वॉल्यूम्स भी काफ़ी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो एक अपसाइड बिल्कुल नजर आ रही है। और इसका अभी आप देखें तो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज कंटिन्यूसली नीचे आता जा रहा है, तो इसका जो ब्रेकआउट लेवल है बहुत ही पास में आ रहा है, और मुझे लगता है कि एक वॉल्यूम की इसे ज़रूरत है। जैसे ही ये 103.59 पार करेगा तो आपको बहुत बड़ा अपसाइड देखने ज़रूर मिलेगा, और जिस तरीके से कंटिन्यूसली एक रेंज में एक्यूमुलेट हो रहा है, तो मुझे ओएनजीसी, गेल और पीएसयू स्टॉक्स कुछ ऐसे हैं जिसमें मुझे लगता है कि कोई भी प्राइवेटाइजेशन की न्यूज़ या कोई इनके स्पिन ऑफ की न्यूज़ या डीमर्जर की न्यूज़ जो भी आते हुए नजर आएगी उसके हिसाब से स्टॉक चलते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें मुझे लगता है कि एक न्यूज़ की कमी है जो इसे जल्द दिखने को मिलेगी। ग्रासिम के अंदर बात करें तो ग्रासिम में 720 हमारा पहला टारगेट था, वो अचीव हो चुका है। यहाँ पे ग्रेव स्टोन डोजी देखने मिल रही है, तो यहाँ क्लियरली अगर देखें तो थोड़ा सा साइडवेज ही नजर आ रहा है, बहुत ज़्यादा गिरावट नजर नहीं आ रही है। अगर गिरावट होती भी है तो 680 के आसपास सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा, हो सकता है फिर यहाँ से वापस बाउंस हो जाए। बट करंटली अगर देखें तो करंट पोजीशन बनाने की कोई राय नहीं है, ऑलरेडी पुरानी पोजीशन 720 के आसपास मैंने अपने प्रॉफिट अगर बुक कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो करंट पोजीशन आप अराउंड होल्ड कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा अभी यहाँ उम्मीद नहीं है। ओवरऑल ट्रेंड साइडवेज होते हुए नजर आ रहा है। HCL टेक की बात करें तो यहाँ साइडवेज है, कोई बाय या सेल का व्यू नहीं है, और जिस तरीके की यहाँ 3 कैंडल बनती हुई नजर आ रही है क्लियरली डाउन ट्रेंड शो कर रही है। 680 के बाद में ज़्यादा गिरावट हो सकती है, तो अभी लेवल्स थोड़े से नीचे ही दिखाई दे रहे हैं, बट अभी जिस तरह का पैटर्न बन रहा है बिल्कुल बाय ना करें।
HDFC की बात करें तो यहाँ पे 1800 के नीचे जाते हुए दिखाई दे रहा है। अच्छा खासा ब्रेकडाउन यहाँ पे नजर आ रहा है। वहीं HDFC बैंक जहाँ स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, HDFC के अंदर में वीकनेस कंटिन्यूसली दिखाई दे रही है। यहाँ पे और ज़्यादा तेज़ी के साथ ही गिरावट यहाँ होते हुए नजर आ सकती है, क्योंकि ये ऑलरेडी 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास आ चुका है। और एग्जैक्टली देखें तो ठीक 0.5 एग्जैक्टली ऊपर ओपन होते हुए दिखाई दिया है। वॉल्यूम्स देखें तो कंटिन्यूसली एवरेज वॉल्यूम के साथ ही गिरते हुए नजर आ रहा है। तो ऊपर के लेवल से अच्छी खासी गिरावट देखिए। थोड़ा सा और अगर गिरता है तो बहुत शार्प फॉल आ सकता है, 1600 तक का टारगेट भी आ सकता है। इसलिए यहाँ एक बहुत बड़ा रिस्क जोन बना हुआ है, तो बाय करके ना चलें। नीचे में कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी ढूंढे इसे बाय करने की। मुझे लगता है 1600 तक आता है तो बहुत अच्छा बाय बनेगा। और शॉर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मार्केट अगर वीक रहेगा, फाइनेंशियल सेक्टर अगर वीक रहता है या फाइनेंशियल इंडेक्स वीक रहता है तभी शॉर्ट करें, अदरवाइज ना करें। HDFC लाइफ की बात करें तो यहाँ पे रिवर्सल देखने के लिए मिल सकता है आपको। अगर यहाँ करेंटली देखें तो नीचे के लेवल से अच्छा खासा इसने बाउंस बैक दिखाया है। कहीं ना कहीं आपको एक अपसाइड देखने मिल सकता है। गैप भी जो था वो फुलफिल होते हुए नजर आ रहा है। इसलिए HDFC लाइफ एक ऐसा काउंटर है जहां मुझे नजर आ रहा है कि रिवर्सल क्लियर दिखाई दे रहा है। वापस आपको ऊपर के लेवल्स यहाँ से दिखाई दे सकते हैं। पहला टारगेट 600 का, दूसरा टारगेट 625 का। तो यहाँ से बिल्कुल अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। फॉलिंग चैनल यहाँ बनते हुए नजर आ रहा है। सपोर्ट इसने लिया है तो वापस ये ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। 600 का पहला टारगेट बाय करके चलना चाहिए। ये एक मेरा बहुत ही अच्छा बाय का कैंडिडेट मुझे इतने गिरावट के मार्केट में दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ रिवर्सल दिखाई दे रहा है, ना कि कोई मुझे अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे कोई ऐसा ब्रेकआउट नजर नहीं आ रहा। तो रिवर्सल यहाँ काम कर जाएगा बिल्कुल, और मुझे लगता है कि एक बाय का कैंडिडेट बन सकता है। तो यहाँ बाय करके चल सकते हैं। 575 करंट भाव है। 600 का टारगेट, 625 और ऊपर का टारगेट, और स्टॉप लॉस अराउंड इसमें 560 का। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो यहाँ गिरावट देखने मिल रही है 3200 के लेवल से, और करंटली अपने सपोर्ट के आसपास है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ रिवर्सल हो सकता है। सेल नहीं करना है, बट बाय मत करें। हिंडाल्को की बात करें तो हिंडाल्को में भी एक डोजी बनते हुए नजर आ रही है। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज ब्रेक किया है, तो यहाँ थोड़ी सी वीकनेस बन सकती है और नीचे गिरावट आ सकती है। 170 के आसपास आता है तो बहुत अच्छा बाय है। हालांकि मैंने कहा था कि 180 के आसपास भी अच्छा बाय बन सकता है, बट जिस तरीके की न्यूज़ है मुझे लगता है अगर 170 आता है तो बहुत अच्छा बाय बनेगा। 180 के से आप स्टार्ट कर सकते हैं इसे एक्यूमुलेट करना, तो 170 तक अगर आता है तो बहुत ही अच्छा बाय अपॉर्चुनिटी बन सकता है। HUL की बात करें तो कंटिन्यूसली गिरावट देखने मिल रही है, और यहाँ पे भी अपनी पोजीशन को होल्ड करते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ एक जो रिवर्सल है वो संभव है, और वापस आपको 2200 तक का टारगेट देखने मिल सकता है। बट FMCG सेक्टर में ओवरऑल मेरा साइडवेज ही ट्रेंड अभी देखने मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा मेरी बाय की उम्मीद नहीं है। तो स्लो स्टॉक है तो बहुत ज़्यादा इसमें मुझे रिटर्न नज़र नहीं आ रहा है, तो अवॉइड करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। इंफ्राटेल के अंदर में हमको कंटिन्यूसली इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स और इतनी बड़ी बड़ी वॉलेटिलिटी देखने मिल रही है कि इसके अंदर में ट्रेड करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। इसलिए मेरा इसमें कोई ट्रेड की राय नहीं रहेगी, अवॉइड करें, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि इसके अंदर में अगर टारगेट्स भी देंगे तो इतने फास्ट आते हैं और निकल जाते हैं कि इसके अंदर में कोई ब्रेकआउट भी दूँ तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा रिस्क है। हालांकि 230 तक का हमने डिस्कस किया था कि 230 का लेवल आपको देखने मिल सकता है, और यहाँ पे कंप्लीटली ब्रेकआउट हमने डिस्कस भी किया था। 230 का लेवल आपको देखने मिला, 240 के ऊपर में और बड़ा ब्रेकआउट देखने मिलेगा। बट इतना वोलेटाइल स्टॉक है कि इसके अंदर में ट्रेड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, इसलिए अवॉइड करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। इन्फोसिस के अंदर देखें तो साइडवेज मूवमेंट बना हुआ है, अपनी पोजीशंस को होल्ड कर रहा है, तो ऐसा लगता है कि इसके अंदर रिवर्सल आ सकता है। करंटली अगर देखें तो वापस अपसाइड जाता हुआ दिखाई दे रहा है, एक रिवर्सल दिखाई दे रहा है। 960 का टारगेट आ सकता है, तो इसे अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। अगर कल अपसाइड खुलता है तो इसे बाय किया जा सकता है। IOC के अंदर बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेकडाउन जैसी स्थिति आते हुए नजर आ रही है, बट ओवरऑल ट्रेंड साइडवेज है, इसलिए अवॉइड करें, ना बाय ना सेल, कंप्लीट अवॉइड। ITC के अंदर में 192 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था। वॉल्यूम के साथ हमको गिरावट देखने के लिए मिल रही है, बट अगर डिलीवरी परसेंटेज की बात करी जाए तो अबव 50 इसकी डिलीवरी परसेंटेज चल रही है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। और लास्ट टाइम भी जब हमने इसमें डिस्कशन किया था तो इसके अंदर में बहुत ही अच्छा मूवमेंट हमको मिला था जब हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, और हर लेवल पे इसे डिस्कस किया था। तो इसके अंदर में डिलीवरी परसेंट 50% प्लस चल रहा था, और कंटिन्यूसली मैंने देखा है कि इसके अंदर चाहे कितनी भी वॉल्यूम हो, 50% प्लस इसके डिलीवरी वॉल्यूम चल रहे हैं। तो इसका क्लियर मतलब है कि इसमें गिरावट में भी खरीदारी होते हुए नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं एक वैल्यू पिक है। 180 के पास बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट मिलते हुए इसको नजर आएगा, तो मुझे लगता है कि 180 के आसपास आता है तो एकदम शार्प बाउंस बैक इस स्टॉक को देखने मिलेगा। बट अगर करंट लेवल्स की बात करें तो सारे सपोर्ट इसने तोड़ दिए हैं। अपने मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट तोड़ दिया है, अपना कंसोलिडेशन जोन का सपोर्ट तोड़ दिया है, तो कंप्लीटली सारे सपोर्ट इसने ब्रेक किए हैं, इसलिए थोड़ी सी गिरावट देखने मिल सकती है। 180 के आसपास अच्छा आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, यहाँ से फिर से रिवर्सल देखने मिल सकता है। JSW स्टील की बात करें तो ये अपने सपोर्ट के आसपास है, जहां से इसने ब्रेकआउट किया था उसी सपोर्ट के आसपास है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके का पैटर्न बन रहा है। तो मुझे लगता है कि कल अगर वापस ऊपर जाता है और अपने हाइस को ब्रेक नहीं करता है,
अगर इसी लेवल के आसपास ये रुक जाता है तो इसमें एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन सकता है जो कि एक बेयरिश हो सकता है और आपको नीचे ले जा सकता है। तो कल या आने वाले दिनों के अंदर में अगर ये लेवल पार नहीं करता है जो कि अप्रोक्सीमेटली इसका 290 के आसपास आता है, तो 290 का लेवल अगर ये पार ना करे तो इसमें मुझे लगता है कि एक बड़ा ब्रेकडाउन हो सकता है। तो 290 के आसपास इसे सेल करके चला जा सकता है। LNT की बात करें तो साइडवेज है, कोई बहुत ज़्यादा मेजर मूवमेंट नहीं है, तो बाई की राय नहीं रहेगी, बट सेल भी ना करें। मारुति के अंदर देखें तो यहाँ अच्छा खासा ब्रेकआउट नज़र आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकआउट नज़र आ रहा है। और अपसाइड टारगेट इसका जैसे हमने डिस्कस किया था पहले भी, और हमने लास्ट डे भी इसमें बात की थी कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट आता हुआ नज़र आएगा आपको। तो ऊपर 7500 तक के टारगेट इसके अंदर में बिल्कुल देखने के लिए आपको मिल सकते हैं। तो इसमें ये भी एक ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर में बाई बन रहा है, बाकी अदरवाइज कोई स्टॉक में बाई नहीं बन रहा है, क्योंकि वॉल्यूम के साथ में बाई हुआ है और अपसाइड जाते हुए नजर आ रहा है। तो 7500 का टारगेट आपको देखने मिल सकता है और अराउंड 7000 का इसमें स्टॉप लॉस रखे। तो रिस्क रिवॉर्ड जैसे मैंने कहा, जब हम ऊपर जाएंगे तो रिस्क रिवॉर्ड कम हो जाएगा। तो यहाँ पे 1:1:5 का रिस्क रिवॉर्ड है, तो इसी के साथ काम करना होगा और कोई ऑप्शन नहीं है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में बात करें तो अपनी पोजीशन होल्ड कर रहा है। ब्रेकआउट की सिचुएशन बिल्कुल इसने अराइज करी थी, लेकिन अभी भी स्थिति बिल्कुल बनी हुई है, ये अपसाइड जा सकता है, तो इसे होल्ड करें। मेरा ऐसा मानना है इसके अंदर में अपसाइड आएगा और जरूर जो जिस बिजनेस पे ये फोकस कर रहे हैं डेफिनेटली आपको अपसाइड देखने के लिए मिलेगी। नेस्ले इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ रिवर्सल हमने डिस्कस किया था कि एक रिवर्सल देखने मिल रहा है और वापस आपको अपसाइड जाते हुए दिखाई देगा। लेकिन 16,500 की अगर बात करें, ये ब्रेक करता है तब और बड़ा अपसाइड देखने मिलेगा। बट करंट लेवल्स के ऊपर में मेरी कोई भी राय नहीं रहेगी इसे बाय या सेल करने की। हालांकि रिवर्सल बिल्कुल हमने अच्छा आइडेंटिफाई किया है और कहीं ना कहीं एक जो रेजिस्टेंस जोन है उसका वहीं पे फंसते हुए नजर आ रहा है। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास फंसते हुए नजर आ रहा है। तो जैसे ही ये लेवल पार होगा तो आपको और अपसाइड देखने मिलेगी। लेकिन इमीडिएटली अगर देखें तो 20 डे 50 डे और 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज भी प्रेजेंट है, तो एक बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस जोन में है, तो इसलिए साइडवेज रहेगा। तो बहुत ज़्यादा बाई की राय नहीं रहेगी। और ट्रेंड देखें तो ट्रेंड बिल्कुल यहाँ पे नेगेटिव है अभी भी। तो कल अगर गिरावट होती है तो आपको वापस नीचे जाते हुए देखने के लिए मिल सकता है, और ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस बिल्कुल प्रेजेंट है। तो थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज ही रह सकता है, तो अवॉइड करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। एनटीपीसी में कंटिन्यूसली अपसाइड के बाद में एकदम शार्प फॉल हमने देखा है, लेकिन वॉल्यूम्स कंप्लीटली आप देखें तो कंटिन्यूसली कम होते जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक टाइम वाइज जो करेक्शन है वो देखने के लिए मिल रहा है, और मुझे लगता है करेक्शन ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है और इसने सपोर्ट भी अपने 50 डेज और 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास लिया है। तो इन स्तरों के ऊपर में आप बाय करने की सोच सकते हैं, बट कंप्लीटली अवॉइड करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इन स्टॉक्स के अंदर में ज़्यादा मूवमेंट आता नहीं है। जब भी भारी तेजी आती है तो गिरावट भी आती है, तो एक रिवर्सल, एक छोटा लेवल आपको मिल सकता है। तो छोटे टारगेट के लिए अगर आपको बाय करना, बाय कर सकते हैं, अदरवाइज अवॉइड करें। ONGC के अंदर में साइडवेज पैटर्न है, कहीं ना कहीं आपको ब्रेकडाउन जैसी सिचुएशन दिखाई दे रही है, बट पूरा ट्रेंड साइडवेज है, अपने सपोर्ट के आसपास है, अवॉइड करें, ज़्यादा बेटर है। पावर ग्रिड के अंदर में देखें तो पावर ग्रिड में भी अपसाइड दिखाने के बाद में इस स्टॉक में कंटिन्यूसली हम देखें तो एक नीचे के पैटर्न देखने मिल रहे हैं। अभी मुझे लगता है ये अराउंड 170 के आसपास सपोर्ट उससे मिलेगा। 170 के आसपास आता है तो फिर से अपसाइड जा सकता है, लेकिन फिर से ऐसे 175 के आसपास स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसलिए मेरा मानना है इसे अवॉइड करें, अभी कोई बाय की सलाह नहीं रहेगी, कंप्लीटली इग्नोर। रिलायंस के अंदर देखें तो यहाँ पे भी साइडवेज मूवमेंट चल रहा है। कंप्लीटली राय है सिर्फ 2200 के ऊपर बाय करने की, बट शॉर्ट करने की राय नहीं है, अवॉइड करें, बेटर है। श्री सीमेंट्स में कंटिन्यूसली गिरावट देखने मिल रही है। अभी 20,000 का लेवल भी तोड़ने के लिए रेडी होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर ये ब्रेक करता तो डेफिनेटली 18,000 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। बड़ी गिरावट इस स्टॉक में आती हुई देखने मिल सकती है। सन फार्मा की बात करें तो साइडवेज है अभी अपने एक 20 डे और अराउंड 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास इसे ट्रेड करते हुए देख पा रहे हैं। वहीं पे इसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी फेस करना पड़ रहा है। ब्रेकआउट का लेवल अराउंड इसका यहाँ पे 505 510 का था, तो वहीं पे इसे सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए स्टॉक में अभी कोई राय नहीं बन रही है, अभी कंप्लीटली मार्केट साइडवेज है, साइडवेज टू नेगेटिव है, तो अभी अवॉइड करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। टाटा मोटर्स के अंदर में हमको हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल रही है। काफ़ी तेज़ी से अगर देखें तो स्टॉक में तेज़ी देखने के लिए मिली है, और लगभग 100 रुपये के लेवल से 150 रुपये जाता हुआ दिखाई दिया है। तो थोड़ी बहुत यहाँ पे जो गिरावट है वो जायज़ बन रही है, प्रॉफिट बुकिंग जो है वो जायज़ बन रही है। थोड़ी सी और गिरावट इस स्टॉक के अंदर देखने के लिए मिल सकती है। 140 के आसपास आपको अगर ये मिलता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। टाटा स्टील के अंदर में थोड़ा सा यहाँ नेगेटिव बनते हुए नजर आ रहा है कि 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। कल किस तरह से पैटर्न रहता है वो देखना जरूरी है, अदरवाइज स्टॉक में थोड़ा सा मोमेंटम खराब होते हुए नजर आ रहा है। फिर भी मुझे लगता है मेटल स्टॉक जो है वो सपोर्ट देने का काम करेंगे, IT स्टॉक सपोर्ट देने का काम कर सकते हैं, इसलिए सेल करके ना चलें,
मार्केट किस तरह से रहते हैं उसे ऑब्जर्व करें, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लें। टीसीएस की बात करें तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमने बार बार देख रहे हैं कि 2300 के लेवल पे ये स्ट्रगल कर रहा है, इसके ऊपर ये क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज होते हुए नजर नहीं आ रहा है। तो जिस दिन भी आपको 2300 के ऊपर क्लोजिंग नजर आए, आप ये इतना बड़ा जो कंसोलिडेशन देख रहे हैं ये बहुत बड़ा अपसाइड आपको दिखा सकता है। 2300 के ऊपर में ब्लाइंड बाय है, 2300 के ऊपर जाता तो आप बाय करके चल सकते हैं। ऊपर में 2500 तक के टारगेट आपको देखने मिलेंगे, 2500 अचीव होगा तो और रिवाइज करके टारगेट 2700-2800 तक के हम कर सकते हैं, लेकिन पहला टारगेट 2500 का रहेगा। और स्टॉप लॉस इस केस में अगर करंट लेवल्स पे बात करें तो अराउंड 2200 का रहेगा। टेक महिंद्रा में बात करें तो ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे साइडवेज होते नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा कुछ खास मूवमेंट नजर नहीं आ रहा है। बट मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर में जो न्यूज वगैरह चल रही है उसके हिसाब से स्टॉक के अंदर में अपसाइड देखने मिल सकता है, 800 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। लेकिन फ्रेश बाय 762 के ऊपर में ही करनी है। 762 के ऊपर अगर क्लोज होता है तभी हमें 800 चेस करना है, अदरवाइज नहीं। 762 के ऊपर बाय करें, स्टॉप लॉस इस केस में अराउंड 750 का रहेगा। टाइटन की बात करें तो टाइटन यहाँ पे बहुत अच्छी तेजी दिखाते हुए नजर आया। 1200 तक का हमारा टारगेट जो था वो भी इसने अचीव किया। 1198 का इसने हाई बनाया तो ऑलमोस्ट हमारा टारगेट यहाँ अचीव हुआ। ग्रेवस्टोन डोजी बनाते हुए नजर आ रहा है, तो थोड़ा सा ट्रेंड बिगड़ रहा है, बट इसने सपोर्ट लिया है ब्रेकआउट के लेवल के आसपास ही। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं ट्रेंड जो है वो साइडवेज हो जाए, बहुत ज्यादा डाउन साइड या अपसाइड देखने ना मिले। तो कम्प्लीटली खैर मैंने आपको बहुत पहले ही कह दिया था मार्केट से एग्जिट करने के लिए, अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो यहाँ सपोर्ट बना हुआ है तो यहाँ होल्ड कर सकते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट में साइडवेज है मूवमेंट, कोई बाय या सेल की राय नहीं है, अभी अवॉइड करें। यूपीएल के अंदर में मेरा बाय रिकमेंडेशन ही रहा है और करंटली ये भी देखे तो साइडवेज चल रहा है। फिर भी इस स्टॉक के अंदर में दम बना हुआ है क्योंकि ये 500 का लेवल ब्रेक नहीं कर रहा, अपने रेजिस्टेंस लेवल को इसने होल्ड किया हुआ है, वहीं इसने सपोर्ट लिया है, तो कहीं ना कहीं आपको वापस अपसाइड देखने के लिए मिलेगी। अपनी पोजीशन होल्ड करें। विप्रो के अंदर में साइडवेज होते हुए नजर आ रहा है, बार बार ब्रेकआउट की स्थिति दिखा रहा है लेकिन ये ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, तो थोड़ा सा साइडवेज है। बट ओवरऑल ट्रेंड अभी इसमें अगर देखें तो साइडवेज ही है, बट बिल्कुल आपको एक अच्छी बुलिशनेस देखने मिलेगी आफ्टर 280। तो 280 के ऊपर अच्छे से अगर क्लोज होता है तभी इसे बाय करें, अदरवाइज बाय ना करें। जी एंटरटेनमेंट के अंदर में कंप्लीटली बुलिश सिग्नल बना हुआ है और इसमें मैंने आपको बहुत ऊपर तक के टारगेट दिए हैं, 240, 260, 280 तक के, और यहाँ पे ये अपनी पोजीशन होल्ड कर रहा है इतने गिरे हुए मार्केट में भी, तो इसलिए यहाँ पे एकदम री रेटिंग का क्लियरली मतलब समझ में आ रहा है। फिर भी थोड़ा सा जो कंसर्न है वो है फॉलिंग वॉल्यूम्स, तो कम वॉल्यूम के साथ में ये ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। अगर कल फिर से इसमें वॉल्यूम्स हाई होते हैं तो हो सकता है इसके अंदर 240, 260 का टारगेट देखने मिलता है, तो आप इसमें बिल्कुल मुझे लगता है इन लेवल्स के ऊपर में भी बाय करके चल सकते हैं। बट ये थोड़ा सा रिस्की स्टॉक है तो अपने स्टॉप लॉसेस मेंटेन करके चले। अराउंड 210 का स्टॉप लॉस रखें इसके अंदर में, और 240, 260 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर में। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।